हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 12 पादप में जनन पढ़ा था, शुरू किया था। उसमें हमने पढ़ा था जनन क्या होता है, जनन की कौन कौन सी विधियाँ होती है, किस प्रकार जो है कायिक प्रवर्धन होता है। चलिए आज उसके आगे शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ लिया था आलू के कैसे बनते हैं पौधे, अदरक से कैसे बनते हैं, ठीक है, पत्ती से कैसे निकलते हैं पौधे जैसे ब्रायोफाइटा में, पत्थर चट्टा में। और हमने पढ़ा था कि जड़ों से जैसे शक्करकंदी है उनसे नया पौधा कैसे बनता है। तो अलैंगिक जनन बोलते हैं, यानी जब बीजों के अलावा दूसरे भागों से पौधों का नया निर्माण होता है उनको बोलते हैं हम अलैंगिक जनन। और उसमें सबसे पहले पढ़ा हमने कायिक प्रवर्धन, यानी कायिक भागों से जब नए पौधे का निर्माण होता हो। तो कायिक भाग कौन कौन से थे? मूल, तना और पत्तियां। तो हमने ये तीनों पढ़े। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला होता है मुकुलन। लैंगिक जनन का दूसरा जो तरीका है वो है मुकुलन। अब मुकुलन क्या होता है? आपने ईस्ट के बारे में पढ़ा है, ठीक है बच्चों। केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही इसको देखा जा सकता है। ईस्ट क्या होता है? अब ईस्ट देखिए, जब आप अब ईस्ट आपने देखा होगा, जब आप जो घरों में भटूरे बनाते हैं उसमें भी आप क्या डालते हैं? सजेड़ा बोलते हैं लोकल भाषा में, वो डालते हैं। तो अगर वो चीज़ ना मिले तो आप ईस्ट ले सकते हो दुकान से, उसको आप आटे में मिलाते हो और गूंथते हो, फिर आप भटूरे बनाते हो। बेसिकली वो ईस्ट क्या करता है? वो ईस्ट होता है वो आटे के जो उसमें आटे को फुला देता है, ठीक है। उसमें कुछ हमारे लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, वो उस आटे को फुला देते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन हम ईस्ट की जो कोशिकाएं हैं उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध ना हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में मिले, पर्याप्त पोषण मिले तो कुछ ही घंटों में इसकी वृद्धि कर देता है ईस्ट, और गुणन करता है अर्थात जनन करता है, ठीक है। तो ईस्ट एक एकल कोशिका है, यानी ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जनन कैसे करते हैं। अब ईस्ट जनन कैसे करता है हमने ये देखना है। देखिए अब ईस्ट जो है, अब आप बेकरी से ईस्ट का केक और केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर ले सकते हैं। मैंने आपको जो बताया, ईस्ट जो है दुकान में मिल जाता है, जिसमें आप भटूरे में डालते हो आप सजेड़े की जगह। तो या फिर बेकरी में जो केक आता है उसमें भी ईस्ट डालते हैं, तो वो केक आप दुकान से ला सकते हो। चुटकी भर ईस्ट लेना है आपने, ठीक है, और इसे ऐसे किसी पात्र में डालना है जिसमें कुछ जल हो। हम इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं, और शक्कर डालने के बाद इसको घोल लेंगे अच्छी तरह से। फिर क्या करेंगे, हम उस बर्तन को किसी कमरे के गर्म भाग में रखेंगे जहाँ गर्मी हो। हम 1 घंटे के बाद देखेंगे कि इस द्रव का 1 बूंद कांच की स्लाइड पर रखेंगे। फिर हम इस घोल की 1 बूंद लेंगे और कांच की स्लाइड में रखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे, तो जब हम 1 घंटे बाद 1 बूंद निकालेंगे उससे और एक इस स्लाइड पर रखेंगे, तो हम क्या देखेंगे बच्चों? हम ईस्ट की कोशिकाएं देख पाएंगे ऐसे, जैसे चित्र 12.5 में दिख रही है आपको ना। ये एक कोशिका है, यहाँ से फिर हमें कोई कोशिका ऐसी दिखेंगी, कोई ऐसी दिखेंगी जिसमें से एक भाग उभर रहा है। फिर कुछ कोशिकाओं में एक भाग और ज़्यादा उभर जाता है, और कुछ कोशिकाओं में एक भाग से उभरे हुए एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग बन जाता है। तो ये क्या हुआ, ये एक कोशिका, ये 2 कोशिका बनने वाली है, 2 कोशिका बन गई, फिर 2 से 4 कोशिका, यानी ये क्या हो रहा है, नए ईस्ट कोशिका का निर्माण हो रहा है। तो कहाँ से हो रहा है? एक भाग से, यानी ये एक कोशिका का एक वाला भाग उभर जाता है। इस उभरे हुए भाग को बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल। ईस्ट कोशिका का कोई भाग जब उभर कर ऊपर बन जाता है, फिर उस भाग से नया ईस्ट कोशिका बनती है, तो उस भाग को बोलते हैं हम मुकुल, ठीक है। तो ये हुआ आपका मुकुल, ये ईस्ट कोशिका हुई, ये विकसित मूल हुआ, मुकुल हुआ, और ये नया मुकुल हुआ, और ये 3 मुकुल नए बन गए, इसकी श्रृंखला बन गई, ठीक है। तो ये हुआ ईस्ट द्वारा जनन, ईस्ट कोशिकाओं में जनन, ठीक है। तो ईस्ट कोशिकाओं में जनन होता है मुकुलन विधि के द्वारा। तो ईस्ट कोशिकाओं के बाहर निकलने वाला छोटा सा बल्ब जिसे जैव प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। इसको बोलते हैं हम मुकुल या कली, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब मुकुल या कली क्रमशः वृद्धि करता रहता है और जनक कोशिकाओं के अलग होकर नई ईस्ट कोशिकाएं बना लेता है। फिर यहाँ से अलग हो जाएगा और नई कोशिकाएं बन जाएगी, और फिर नई कोशिकाएं बन जाती हैं। कभी कभी नई कोशिकाएं जो है मुकुल, जो नए मुकुल जो होते हैं वो नए मुकुल में विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। जैसे हमने ऊपर देखा, यहाँ पे नई कोशिका बन गई, यहाँ पे नया मुकुल श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। तो अब मुकुलन क्या हुआ?
जब किसी कोशिका या किसी जीव का एक मुकुल बने, उस मुकुल से नया जीव का निर्माण हो, उसको हम मुकुलन कहते हैं। मुकुलन क्या हुआ? मुकुलन वह प्रक्रिया हुई जनन की जब किसी कोशिका के या किसी जीव के किसी एक भाग का उभार बनकर मुकुल बनता है या कली बनती है, फिर उस मुकुल कली से नए जीव का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं हम मुकुलन। तो ये भी आपको प्रश्न आता है कि मुकुलन क्या होता है, समझाइए। उसके बाद दूसरा ये था कायिक प्रवर्धन में दूसरा, पहला था आपका अलैंगिक जनन में दूसरा, पहला था इसमें कायिक प्रवर्धन, दूसरा है मुकुलन, अब तीसरा है खंडन। हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन, तो तीसरा आता है खंडन। अब खंडन क्या है? हमने क्या तालाबों में आपने और जलाशयों में देखा होगा, हरे रंग के गहरे गुच्छेदार होते हैं, उनको बोलते हैं शैवाल। ठीक है, उसमें हम फिसल जाते हो, पैर पे रखे तो फिसल जाते हैं, हरे रंग के शैवाल देखे होंगे आपने, उसको बोलते हैं हम शैवाल। ठीक है बच्चों, तो अब ये शैवाल जो होते हैं ये शैवाल कहलाते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो ये शैवाल वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं और तेजी से खंडन या गुणन करते हैं। अब खंडन क्या होता है? टूटना। खंडन मतलब खंडित करना, टूटना। तो ये खंडित होते हैं और गुणन करते हैं, मतलब गुणा करते हैं। फिर खंड 1 से 2 खंड बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 16 से 32। इस प्रकार यह खंडित होते हैं और गुणन करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक शैवाल की कोशिका है, यहाँ से टूटी है, खंडित होकर 2 टुकड़ों में, फिर ये फर्दर टूटेगी तो यहाँ पे 4 टुकड़े बन जाएंगे इसके, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, फिर इस तरह से 8 बन जाएंगे, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, इसके भी 2 इधर 2 इधर। तो इस प्रकार जो है क्या होता है, यह गुणन करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये भी नए जीव का निर्माण हुआ। यानी एक शैवाल से आपके एक शैवाल से 2 शैवाल, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से नए जीव का निर्माण हो रहा है। पर कौन सी विधि द्वारा? खंडन विधि द्वारा। 2 टुकड़ों में बंटना, ये हुई खंडन विधि। फिर 2 से फर्दर आगे 2 और, ये हुई आपकी गुणन विधि। तो खंडन विधि के द्वारा फिर नए जीव का निर्माण होता है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नए जीव का निर्माण खंडन विधि द्वारा होता है, टुकड़ों में बंटकर होता है, उसको हम खंडन विधि कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आएगा बच्चों। अब चौथी विधि है बीजाणु निर्माण की। अब बीजाणु निर्माण होता है अलैंगिक जनन में 4 विधियां हैं, चौथी है बीजाणु निर्माण की। तो बीजाणु निर्माण हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि डबल रोटी में वायु में जो उपस्थित बीजाणु होते हैं वह कवक उग जाते हैं, उसमें फंगस लग जाता है। आपने देखा होगा, आप अपने घर में एक रोटी रखिए जो आज बनाई है, उसको आप नहीं खाइए, 2 दिन रखिए, 2-3 दिन रखिए, तो आप देखेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा फफूंद लग जाता है, वाइट कलर का, है ना। इसको आप बोलते हो अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? भूत, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो एक फफूंद जैसा लग जाता है, यानी वो होता है कवक। अब ये कवक क्या होता है? ये आप सोचो, आप क्या बोलोगे, ये जीवित है? जी हाँ, ये कवक भी एक जीव है, यानी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फंजाई। तो ये किस प्रकार जो है जन्म लेता है, किस प्रकार बढ़ता है? ये बढ़ता है बीजाणु से। तो उसमें क्या होता है, जब बीजाणु डबरोटी पर जो कवक का जाल बन जाता है, बीजाणु का जाल बन जाता है, फिर ये बीजाणु निर्मुक्त हो जाते हैं, यानी मुक्त हो जाते हैं और हवा में तैरने लगते हैं। जब ये हवा में हल्के होने के कारण तैरते हैं, लंबी दूरी तक चले जाते हैं, जैसे चित्र 12.7 में दिखाया गया है। ये देख लीजिए आप, ये 12.7 है, कवक में बीजाणु द्वारा जनन। तो ये क्या है, एक कवक, यानी रोटी की सतह पर मान लीजिए कवक का बन गया, और कवक एक बीजाणु धानी में, एक पहले सर्कल जैसा, एक गुच्छा जैसा, कॉलोनी जैसा होता है जहाँ पे बीजाणु होते हैं। फिर ये बीजाणु धानी फट जाती है और बीजाणु क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और हवा के माध्यम से यह उड़कर दूर चले जाते हैं और किसी जगह बैठते हैं जहाँ पे इनको उपयुक्त नमी वाली जगह मिलती है, जहाँ पे ये ग्रोथ कर सकें। तो वहाँ पे फिर नए कवकों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो है नए कवक का निर्माण होता है बीजाणु निर्माण के द्वारा। तो ये तरीका हुआ बीजाणु निर्माण के द्वारा। इसका दूसरा उदाहरण है फर्ण में बीजाणु द्वारा जनन। अब फर्ण देखा होगा आपने, आप सभी बच्चे लिंगड़ खाते हैं, आपने अपने अपने गाँव में, आप घरों में, जंगलों में जाते हैं तो वहाँ पे लिंगड़ का पौधा देखा होगा आप। तो लिंगड़ के पौधे के साथ दूसरे उसी तरह के पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों में ना इस तरह से दाने दाने होते हैं, देखना अपने ध्यान से। पत्तियों के बैक साइड में हल्के हल्के दाने 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 जैसे लगते हैं। वो दाने क्या होते हैं बेचा? वो बीजाणु धानी के पुंज होते हैं बच्चों, यानी उसमें क्या होता है, बीजाणु इकट्ठे होते हैं, एक कॉलोनी बनी होती है। फिर मैंने जो आपको बताया कि ये कॉलोनी हवा के द्वारा अपनी फट जाती है और बीजाणु को अलग करके किसी और दूसरी जगह जाएगी और वहाँ पे नए जीव उत्पन्न करेगी। तो इस प्रकार जो है बीजाणु के द्वारा भी जनन होता है। तो ये था बच्चों आपका अलैंगिक जनन, जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको अलैंगिक जनन भी अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे
लैंगिक जनन। ठीक है, अब लैंगिक जनन क्या होता है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं आज। मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर की शुरुआत में, वह जनन जिसमें जीवों का निर्माण, पौधों का निर्माण बीजों द्वारा होता है, इसको लैंगिक जनन बोलते हैं। तो बीज होते हैं पौधे के अंदर, पौधे के फूल के अंदर, और फूल में 2 भाग होते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो पुंकेसर होता है वो जनन अंग होता है, और स्त्रीकेसर होता है मादा जनन अंग होता है। ठीक है, अब फूल में 2 तरह के फूल होते हैं, एक होता है एक लिंगी फूल, दूसरा होता है द्विलिंगी फूल। तो एक लिंगी फूल क्या हुआ, ऐसा पुष्प जिसमें या तो पुंकेसरी हो या फिर स्त्रीकेसरी हो, यानी जो फूल में 2 जनन अंग होते हैं यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग, उनमें से कोई एक उपस्थित हो। ऐसे फूल जिनमें इन दोनों जनन अंगों में से कोई एक उपस्थित हो, उसको बोलते हैं हम एक लिंगी पुष्प। ठीक है, ऐसे पुष्प कहलाते हैं एक लिंगी पुष्प। याद रखना बच्चों, ये प्रश्न भी आता है कि एक लिंगी द्विलिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो वे पुष्प जिनके अंदर या तो मादा जनन अंग यानी स्त्रीकेसर या पुरुष जनन अंग यानी पुंकेसर, इन दोनों में से कोई एक मौजूद होगा, उसको बोले हम एक लिंगी पुष्प। और उसी तरह द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, वे पुष्प जिनके अंदर ये दोनों जनन अंग होते हैं, उनको बोलते हैं हम द्विलिंगी पुष्प। अब इसके उदाहरण भी है, देखिए मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के जो पुष्प होते हैं वो होते हैं एक लिंगी, जबकि सरसों, गुलाब और गेंदा जैसे फूल होते हैं उनके होते हैं द्विलिंगी पुष्प। ठीक है बच्चों, अब पुष्प के भाग आपने पहले पढ़े हैं, फिर भी एक बार देखें हम। तो जनन अंग देख लेते हैं, मैंने जो बताया ये है आपका पुंकेसर। ठीक है, अब ये होता क्या है, यहाँ देखिए ये पुष्प का भाग है, ये हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। ये पुष्प है, तो यहाँ पे ये तंतु लगे हैं, तंतु के ऊपर परागकोश है। अब हम देखते हैं, इसको बोलते हैं हम, ये होता है आपका जनन तंत्र, जनन अंग, और ये होता है मादा जनन अंग यानी स्त्रीकेसर। ये होता है स्त्रीकेसर, ये पुंकेसर। चलिए अब देखते हैं, तो स्त्रीकेसर कैसा होता है, ये पुंकेसर होता है ऐसा, सॉरी ये पुंकेसर है, ये तंतु है पूरा बेटा। ठीक है, अब इसके ऊपर जो लगा होता है ये होता है परागकोश। क्या होता है, परागकोश, और इसके अंदर होते हैं परागकण। तो ये होते हैं पुंकेसर जनन अंग, पुरुष के जो जनन अंग होते हैं पुंकेसर। यहाँ से परागकण उड़ते हैं और कहाँ जाते हैं, स्त्रीकेसर के परागकोश में, वर्तिकाग्र में। तो ये है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर में क्या होता है, ये नीचे आपका तो अंडा से होता है, उसके बाद वर्तिका होती है, ऊपर वर्तिकाग्र होते हैं। तो ये आपका स्त्रीकेसर हुआ, इसमें अंडा से होगा, यानी इसमें अंडे बनते हैं बीजांड, और ऊपर आपका वर्तिका हुई, और ये वर्तिकाग्र है। तो मैंने आपको बताया जो पुंकेसर है उसके जो परागकोश होते हैं वो उड़ के यहाँ आते हैं, और फिर निषेचन होता है, अंडे बनते हैं, और इस प्रकार जो है बीज का निर्माण होता है। फिर बीज का बनने के बाद फिर फल बनता है, और फिर पुष्प झड़ जाता है। तो इस प्रकार नए जीव का निर्माण होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। चलिए बच्चों, इसके आगे हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। और जो हमने आज पढ़ा, मुझे उम्मीद है आप बच्चों को अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ आया होगा। चलिए अब आज की टॉपिक की समझ को परखने के लिए आज का कार्यपत्र देख लेते हैं, कितनी आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ आया। तो चलिए अपने कार्यपत्र के जाने से पहले 2 चीज़ें और सुन लेते हैं। जो मैंने आपको बताया, ये जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर है, ये भाग हैं आपके जनन अंग पुष्प में। अब जब क्या होता है, समझने वाली बात हमारी ये है कि जब एक ही पुष्प के, यानी जब एक ही पुष्प में जैसे 2 द्विलिंगी पुष्प है, तो एक पुष्प में आपका मेल भाग भी होगा, फीमेल भी, यानी मादा जनन अंग भी यानी स्त्रीकेसर, और नर जनन अंग यानी पुंकेसर भी होगा। तो जब उस पुष्प के, एक ही पुष्प के पुंकेसर से परागकण उसी पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, यानी एक ही पुष्प के परागकोश जो हैं उड़कर हवा के द्वारा या इंसेक्ट या तितलियों के द्वारा या दूसरे जीवों के द्वारा उसी पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र में जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण। तो परागण क्या हुआ, परागण वह चीज हुई जब मादा के पराग वर्तिकाग्र पर नर के परागकोश आते हैं और निषेचन होता है, यानी मिलते हैं, युग्मक बनता है, उसको बोलते हैं हम परागकोश यानी परागकण। तो परागण क्या हुआ, जब परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है, परागण कहलाता है। यानी परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। परागण 2 तरह का होता है, स्वपरागण और परपरागण। अब स्वपरागण क्या हुआ, जब मैंने बोला आपको, देखिए
स्वपरागण हुआ जब एक ही पुष्प के परागकण परागकोश से परागकण जाएंगे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, तो ये हुआ स्वपरागण। ठीक है, अपने आप होने वाला परागण। जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण उड़कर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसको बोलते हैं परपरागण। क्या बोलते हैं? परपरागण। तो ये समझ आ गया होगा आपको। परपरागण और स्वपरागण क्या हुआ? परागण क्या हुआ? जब परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर जाते हैं और परागण कहलाता है, इसको बोलते हैं हम परागण। और स्वपरागण क्या होता है? जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएं तो उसको बोलते हैं हम स्वपरागण। जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएं तो उसको बोलते हैं हम परपरागण। ठीक है बच्चों, बस इतना ही समझते हैं आज। अब चलते हैं आज के कार्यपत्र की तरफ, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का कार्यपत्र देख लेते हैं। तो बच्चों ये रहा आज का कार्यपत्र। इसमें आपने ये 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न क्या है? मुकुल और कायिक कलिकाओं में क्या अंतर है? तो मुकुल और कायिक कलिकाओं में क्या अंतर है ये आपने बताना है। अच्छी तरह से आप समझ गए इनको। दूसरा, परागण से क्या अभिप्राय है ये बताना है। स्वपरागण और परपरागण क्या होता है ये बताना है आपको। तो ये आप अच्छी तरह समझ गए हैं, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और इन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं और अपनी समझ को परख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो यहीं पे आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इस बात के अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।